नमस्ते। बंगाल फिश एक्वा एक्सपो में 2023 के सभी आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी एक्वाकल्चर फार्मर्स, श्रिम्प फार्मर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी रिस्पेक्टेड टेक्नीशियंस, खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टेक्नीशियंस वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ये संधि दी है, ये अवसर दिया है कि मैं बंगाल एक्सपो के सभी फार्मर्स को बात कर सकूं। मैं आज यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ वो एक किसान के हैसियत से बात कर रहा हूँ, कि तो मैं खुद एक किसान हूँ और कई सालों से गुजरात में श्रिम्प फार्मिंग कर रहा हूँ। जब मुझे डॉक्टर पार्थो अप्रोच किए कि सर आप बंगाल फिश में आप आना और फार्मर्स को गाइड करना, कि जो परिस्थिति आज जो चल रही है किसानों की वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही डेलिकेट है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा सभी लोगों को कि कुछ दो कार्यक्रम साथ में आ गए और मुझे केरला गवर्नमेंट के एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में जाना है 12 और 13 को, और ये दोनों डेट साथ में आ गए। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रूबरू वेस्ट बंगाल नहीं आ सका। लेकिन मैं कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि आप तक जो पूरा मैसेज है मेरा पहुँचे, और हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस जो भी मैं श्रिम्प फार्मिंग के बारे में समझता हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इससे ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जो बेसिक मुद्दे हैं जो श्रिम्प फार्मिंग के हमारे देश में आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे श्रिम्प प्रोडक्शन क्या है और उसके क्या इफेक्ट्स अपने देश में आए हैं, किसानों को क्या समस्या है और किसान क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं खुद किसान हूँ और आप ही की तरह श्रिम्प फार्मिंग कर रहा हूँ कई सालों से। तो जो समस्या आपकी है वो समस्या मेरी है, और मैं इसमें संभवतः ऐसा क्या करूँगा जिससे हो सकता है कि मेरा अपना सर्वाइवल बना रहे और मैं प्रॉफिटेबल श्रिम्प फार्मिंग करता रहूँ। तो आने वाले सीजन में मेरी स्ट्रेटजी क्या है और मैं खुद क्या करने वाला हूँ, उसी को मैं आपके सामने पेश करूंगा। हो सकता है इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे, कि आज विश्व स्तर में झींगे की क्या पोजीशन है। आप देखो, करीब 10-12 ऐसे देश हैं जो झींगा पकाते हैं पूरे विश्व में, और करीब 45 से 50 लाख टन झींगा पकता है पूरे पूरे विश्व में। अब इसमें आप देखोगे तो जो टॉप कंट्री है वो एक है भारत देश है, जो करीब 9-9.5 लाख टन तक बना रहा है, और एक इक्वाडोर है जो पिछले 5 साल में कई गुना उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, करीब वो आज 10-11 लाख टन वो बना रहा है। तो आप देखिए कि 45 लाख टन जो पूरे विश्व में पकता है, उसका 50% अब सिर्फ भारत और इक्वाडोर पका रहा है। और बाकी के कई छोटे देश है जो 4 लाख 5 लाख टन पका रहे हैं। थाईलैंड 2.5-3 लाख पका रहा है, वियतनाम 5-6 लाख टन पका रहा है, इंडोनेशिया, ऐसा सब मिला के करीब 45 लाख टन पका रहे हैं। लेकिन जो पूरा जो मार्केटेड श्रिम्प है, आप इसके अंदर हम समझो 45 लाख टन बोल रहे हैं, लेकिन चाइना खुद एक 8-10 लाख टन पकाने के बाद भी एक 10-12 लाख टन वो इंपोर्ट करता है। और पूरे देश में, जो पूरे दुनिया में जो झींगा पकता है, उसमें सिर्फ मात्र दो सबसे विशेष देश है जो इसको कंज्यूम करते हैं। एक अमेरिका है जो अपने देश से करीब 45 से 50% झींगा इंपोर्ट करके खाता है, और चाइना जो करीब 30% तक पहुंच गया था पिछले 2 साल में। उनका कुछ प्रोडक्शन या जो उनका इंपोर्ट हमारे देश से कम हो गया है, फिर भी आज भी 20-25% जैसा चाइना भी लेता है। तो दो विशेष देश है। अब जैसे कि इक्वाडोर है, जो भी श्रिम्प फार्मिंग देश है, वो कहीं ना कहीं इन दो देशों को ही झींगा बेचता है। और खास करके हमारे देश में जो तकलीफ बड़ी है वो इसलिए बड़ी है कि हम 99% एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। यानी हमारा पूरा जो श्रिम्प फार्मिंग है, जो भी हमारे लोग पकाते हैं 9-9.25 लाख टन, वो इन्हीं दो देशों को मद्देनजर रख के ये होता है। अब मार्केट कैपेसिटी आपने देख ली कि ज्यादा जो ट्रेडेड श्रिम्प है जो बिकता है वो करीब 25 से 28 लाख टन। अब उसके अंदर हमारा ही दो देश मिला के, इक्वाडोर जो 100% एक्सपोर्ट है, और भारतवर्ष जो हमारा इंडिया जो कर रहा है वो 99% एक्सपोर्ट है। तो 20 से 22 लाख टन तो हम ऑलरेडी ये दो ही देश पका रहे हैं 28 लाख टन के मार्केट में। तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा सप्लाई है और डिमांड कम है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या हुई कि 2020 में कोविड आया,
लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में हर चीज की समस्या बढ़ी अपने देश में। ट्रांसपोर्ट की बढ़ी, लेबर्स की बढ़ी, लेबर मोबिलाइजेशन की बढ़ी, फीड करीब 25 से 26% महंगा हो गया, भाव कम हुए, कंटेनर्स के भाव 400 गुना बढ़ गए। ये सबको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस मॉड्यूल पे, पूरी वैल्यू चेन पे, यानी किसानों से लेके एक्सपोर्टर तक, हैचरी, फीड, सभी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आया। अब जब ये प्रेशर कम हुआ 15-16 महीने के बाद, जब हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, कहीं बहुत अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी की पूरी क्रिएट करी, और हमारा धीरे 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 मार्केट ओपन हुआ। लेकिन तुरंत रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हो गया, जिससे पूरे यूरोप की इकोनॉमी खराब हो गई, जो पूरा मार्केट उसका पूरा ये जो है ये हो गया। तो हमको ये देखना है कि खास उसके बाद, ये तो वर्ल्ड सिनेरियो के बाद हमारे देश में क्या हुआ। हमारे देश में जब हम 2020 में मोनोडॉन से थक गए, मोनोडॉन की बैड क्वालिटी सीड की वजह से पूरा कभी हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, कभी 70-75 हजार टन के ऊपर हमारी डेवलपमेंट मोनोडॉन में नहीं हुई, तो पूरी इंडस्ट्री ने बहुत जोर मार के 2010 में बेनामी को हमारे देश में लाया। अब जब बेनामी आने के बाद हम दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे, हर साल हमने करीब 1-1 लाख टन झींगा का उत्पादन बढ़ाया, और हर सेक्टर में किसानों ने, टेक्नीशियनों ने, दवा की कंपनियों ने, प्रोसेसरों ने, हैचरी ने, सभी ने भरपूर मात्रा में, सभी ने पेट भर के पैसा कमाया। लेकिन 2017-18 से जो हमने बेनामी का डाउनफॉल देखना चालू किया, कि स्लो स्लो रनिंग मोर्टालिटी चालू हो गई, हमारे को वेब्रियो के लोड्स चालू हो गए, हर मोल्टिंग में जिसको हम बोलते हैं कि वाइट मसल्स दिखना चालू हो गया, वाइट गट दिखना चालू हो गया, ये कई इश्यूज ओवर प्रोडक्शन के आना चालू हो गए, और देखते देखते लॉकडाउन आ गया। अब तो समस्या ऐसी है कि हम बोलने के लिए विश्व में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं खुद देख रहा हूं कि आज भी, इस साल भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी श्रिम्प क्रॉप रिव्यू हुआ है, श्रिम्प एक्वाकल्चर प्रोफेशनल सोसाइटी ने, अभी भी हमने 9 लाख टन झींगा पकाया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 9 लाख टन प्रोडक्शन करने के बाद भी क्या श्रिम्प फार्मर्स पैसा कमा रहे हैं? आज वेस्ट बंगाल की हालत खराब है, आज उड़ीसा की हालत खराब है। जिस जिस प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात की, 55,000 टन से आज प्रोडक्शन खाली 20,000 टन पे आ गया है। यानी 90% किसान लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि जब किसान ही नहीं कमाएगा तो ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये फेल्यूर्स के कारण क्या है? आज आज हमारे देश में जब हम बोलते हैं 9 लाख टन झींगा पक रहा है, और करीब मेरे हिसाब से 45% फार्मर ऐसे हैं जो नुकसान भोग रहे हैं। अब इनके कई कारण क्या है? तो आप बेनामी, जब हमने पूरा दुर्लक्ष्य कर दिया मोनोडॉन को, तो हम हमारे 10 साल से पूरे फार्मिंग सिस्टम में से हमने निकाल दिया। तो बेनामी जो आज है, किसी भी क्रिक बेस पे, खास करके क्रिक बेस पे, आज बेनामी का पूरा कल्चर देखो तो 9 लाख टन में से करीब 5.5-6 लाख टन तो आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी का 70-80 हजार टन वेस्ट बंगाल में, 50-60 हजार उड़ीसा में, 20-25 हजार टन गुजरात में। ये सब मिला के आप देखोगे तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्रिक बेस्ड है, जहां समंदर के खाड़ी के ऊपर जो झींगा फार्मिंग है वो एकदम फेल्यूर है। हमको गर्मी में व्हाइट गट हो रहा है, व्हाइट फिशेस हो रहा है, व्हाइट मसल्स हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, रनिंग मोर्टालिटी हो रही है। लेकिन आज आंध्रा में जो 5 पीपीटी 10 पीपीटी के जो ग्राउंड वाटर में से जो कर रहे हैं वो काफी सक्सेसफुल है। तो हमको ये देखना है कि जो समस्या हमारी जो हो गई है, कि जो नेगेटिव कैरिंग कैपेसिटी की तरफ हम चले गए, कि कभी भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं हमको तो नुकसान ही हो रहा है। आज सरप्राइजिंग ये तौर पे है कि जब बेनामी नया नया आया था, तब 85 से 90% तक हमको सर्वाइवल मिलता था, चाहे कोई भी कंपनी की सीड डालो। आज ऐसा है कि आप अच्छे से अच्छे कंपनी की सीड डालो, अच्छे से अच्छे जेनेटिक्स यूज करो, फार्म के ऊपर झींगा 50-60 काउंट के बाद जैसे ही मोल्टिंग में आ रहा है, जब सबसे ज्यादा रनिंग मोर्टालिटी हो रही है, चिट्टे भर भर के माल मर रहा है, 30 काउंट तक आते आते तो 50% भी सर्वाइवल नहीं हो रहा है। तो ये जो फेल्यूर्स हो रहे हैं सर्वाइवल के, वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दे रहे हैं। आप, मैंने खुद एक कैलकुलेशन करके देखा है कि आप 80 काउंट के ऊपर जब माल जाता है, आपका 90% सर्वाइवल होता है, लेकिन 80 काउंट पे हम किसान पैसा ही नहीं बना पाते। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 250-260 रुपए था कोविड के पहले, आज कोविड के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद जो फीड के इनपुट्स के प्राइस बढ़े, 25 से 27% प्राइस बढ़ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो सीधा 300-320 रुपए पे उत्पादन खर्च आया।
और हमको अगर से 60 काउंट के अंदर ही मॉर्टेलिटी चालू हो रही है, 60 काउंट का भाव हमको 250 नहीं मिल रहा है, तो किसानों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर -50 रुपए का नुकसान होगा, तो वो किसान कितने दिन तक जिंदा रहेगा? तो ये सब क्यों हो रहे हैं, ये कारण क्यों हो रहे हैं? तो फार्म के लेवल के ऊपर फार्मर्स को अब क्या करना चाहिए? दो ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ आपको आके टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, तो ये जिस फोरम में मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्निकल एसोसिएशन का ही फोरम है। तो यहाँ मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो फार्मर की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो जब स्टॉकिंग कर रहा है 50 काउंट तक लेके जाते जाते उसका जो फार्म सर्वाइवल है वो 50-60% पे आ जा रहा है। यानी झिंगा फीड खा के, दवा खा के, सब कुछ खा के मर रहा है 70-80 दिन के बाद। फिर वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 280 से लेके जाके 400 रुपए तक हो रहा है। आपका FCR 1.4 की जगह 2-2 आ रहा है, बिकॉज आपका माल सब कुछ खा के तालाब में मर रहा है। उसको हम जिसको रनिंग मोर्टेलिटी सिंड्रोम बोल रहे हैं। इसकी वजह से हमारे सर्वाइवल्स बहुत कम होने की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो किसान इसमें कभी नहीं कमाएगा, सबसे बड़ी समस्या वो। और दूसरी बड़ी सबसे समस्या ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 320 रुपए का है, ये बात मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ और सभी को बोल रहा हूँ। जो फार्मर्स है वो अपने कान खोल के सुनिए, जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो टेक्नीशियंस जो मुझे सुन रहे हैं, जो जो फीड के कंपनी वाले सुन रहे हैं, जो दवा के कंपनी वाले सुन रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में उधार और उधार मार्केट का चलन। अब आप सोचिए 320 रुपए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है श्रिम्प का, उसमें अगर से फीड का मार्जिन 15 से 18% देखें, दवा का मार्जिन 30 से 35% देखें, कैश में सीड लेने से 10 रुपए का फर्क पड़े, तो ये हो गया है 60 से 70 रुपया। और जो किसान उधारी में लेके काम करेगा वो 100% इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको उधारी चाहिए इसलिए आप डीलर के पास जा रहे हैं। डीलर बेचारा उसकी वैल्यू को सेव करने के लिए वो अपने घर गिरवी रख के, अपना पूरा बैंक गिरवी रख के वो फीड कंपनियों से उधार ले रहा है, दवा के कंपनियों से उधार ले रहा है। दवा वाले उनका उधारी का मार्जिन रख के डीलर को दे रहे हैं। यानी हर जगह जो उधारी का नेटवर्क चालू है, फीड कंपनी वाला डीलर को दे रहा है, डीलर दे रहा है सब डीलर को, सब डीलर दे रहा है फार्मर को। ये जो मार्जिन है जिसके अंदर असली कमाई है, वो पूरे वैल्यू चेन में ना तो डीलर कमा पा रहा, ना फार्मर कमा पा रहा, ना फीड कंपनी कमा पा रही। उधारी के मार्केट में कोई नहीं कमा पा रहा, आखिरी में कोई थर्ड पार्टी बैंक है या ब्याज है वो लोग कमा रहे हैं। आप किसान भाइयों को एक सिंपल बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सीड लो या फीड लो या दवा लो, आप डीलर से लो, आप उसको डीलर को चेक दे दो, आपको आपके घर गिरवी रख दो, आपका माल नहीं निकलेगा। वो भी बैंक केस करके आपके पास से सब वसूल करेगा। डीलर के पैसे डूबेंगे तो डीलर के ऊपर केस करेगा फीड कंपनी वाला। यानी पूरे वैल्यू चेन में उधारी ये सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है। अब मैं खुद किसान हूं। अब मैंने गए गए साल भाव नहीं मिला, फीड का प्राइस गड़ा, मैंने करीब 500 टन झींगा पकाया। 500 टन झींगे का करीब करीब 15-16 करोड़ रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट गई। आपको मैं बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड से बोल रहा हूं कि मैंने मार्केट प्राइस में जो माल बेचा मेरा ब्रेक इवन हुआ। यानी जितने का झींगा पकाया उतने का ही बिका। लेकिन फिर भी हर चीज मैंने कैश में लेने की वजह से करीब 10% मैंने इसमें प्रॉफिट बचा पाया। यानी 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 10% बोले तो भाई साहब 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया मेरा खुद का मेरा पैसा बचा। भले मुझे उसमें बैंक में इंटरेस्ट भरना पड़े या करना पड़े, लेकिन जो किसान लोग फीड MRP पे खरीद रहे, सीड उधारी में खरीद रहे 10-20 रुपए, 10-20 पैसा ज्यादा देके, या दवा पूरी MRP पे खरीद रहे, वो किसान भाई ये ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं कमा पाएंगे। किसान नहीं कमा पाएगा तो डीलर नहीं कमा पाएगा, डीलर नहीं कमा पाएगा तो फिर उसके ऊपर के कंपनियां नहीं कमा पाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है वो सबसे बढ़ रहा है उधारी के कारण। तो अगर से मैं हर चीज कैश में खरीद के एक 10% यानी 300 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% बोले तो 30 से 35 रुपए किलो के पीछे मैं बचा सकता हूं। और अगर से अच्छे सर्वाइवल लाने के बाद, अगर से आपके पास आपके फार्म के ऊपर अच्छा सर्वाइवल हो, तो आप आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हो। अब अच्छा सर्वाइवल लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
अब अच्छा सर्वाइवल लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी सीड ढूंढनी चाहिए, जरूरी है अच्छा सीड लाना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपके फार्म का आपको ऑडिट करना चाहिए कि आपके फार्म के ऊपर कितने काउंट पे कितना टन माल आराम से पक सकता है विदाउट स्ट्रेस। यानी समस्या ये है कि हम ज्यादा स्टॉकिंग करके इतना ज्यादा झींगे के ऊपर स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, फिर वो अपने आप कुदरत उसको बैलेंस करके 80 काउंट पे 70 काउंट पे उसको मारना चालू कर देती। तो आज जब मैं खुद एक फार्मर हूं, मैं बेनामी जबी भी करता हूँ, 20-25 पीस करता हूँ। टाइगर अभी जो नया करना चालू कर रहा हूँ, 10 पीस 12 पीस करता हूँ। यानी मेरे जो अर्दन पौंड है, जैसे मट्टी वाले पौंड जो पॉलीलाइन नहीं है, उसमें आराम से 4 से 5 टन बेनामी पकाता हूँ, और टाइगर भी 3.5 4 टन पकाता हूँ, एकदम स्ट्रेस फ्री। जब मेरे सर्वाइवल्स 80-85% रहेंगे तो मेरा उत्पादन खर्च ऑटोमेटिक बैलेंस होगा, कम होगा। और उसके साथ साथ अगर से मैं कैश एंड कैरी करूंगा तो समझिए आपको मेरे को 20 से 22% फायदा होगा। अब 300 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 22% बोले तो करीब 65 से 70 रुपए, जो कि आपको कभी अभी मार्केट में मिलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़े दो गंभीर समस्या है, किसान भाई बहुत अच्छे से सोच के ये काम करें। अब चौथा पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि वेनामी तो पक नहीं रहा है, तो फिर हम करें क्या, फिर टाइगर करें। अब भाई साहब तुम सोचो कि जो टाइगर झींगा हमारे देश का अपना ओरिजिनल था, इंडिया को ब्लैक टाइगर श्रिम्प के नाम से जाना जाता था, ऐसे टाइगर को हम खुद भूल गए 10-12 साल के तक, और उसके बाद अब उसको हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है, लेकिन अब पूरा विश्व मार्केट, यानी जो मैंने आपको बोला 45 से 50 लाख टन जो मार्केट है, वो ऑलरेडी पूरा वनामई मार्केट है, पूरा वनामई मार्केट हो गया। अब बांग्लादेश का 1 लाख टन या वियतनाम का 1.5 लाख टन, ऐसा 4-5 लाख टन ऑलरेडी मार्केट में पहले से मोनोडॉन है, लेकिन पूरा मार्केट वहां शिफ्ट हो गया क्योंकि तो 10 साल से हमने काम नहीं किया। अब आपके पास कोई समझो दुकान है, किसी ने दुकान खोली कोई चीज बेचने के लिए, 10 साल तक आप उसके दुकान पे नहीं जाओगे तो दुकान वाला दुकान बंद ही कर देगा ना, 10 महीने में बंद कर देगा, 10 साल तक थोड़ी रास्ता देखेगा। तो जो जो बड़े बड़े इंपोर्ट वाले कंपनियां हमारे देश में आती थी ब्लैक टाइगर खरीदने के लिए, अब उनको ब्लैक टाइगर नहीं मिल रहा, तो वो लोग बांग्लादेश चले गए, वो लोग वियतनाम चले गए, वो लोग चाइना गए। जिस तरह से आज वेनामी का मार्केट बहुत हमारे इंडिया में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में था, अब इक्वाडोर वाला हमारे से $1 सस्ता, 100 रुपए किलो सस्ता देख रहा, तो पूरे विश्व के सभी मार्केट वहां पहुंच गए। तो हम उनसे कभी मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे इक्वाडोर का। अब इक्वाडोर में आप देखो जाओ तो बच्चे की कीमत 20 पैसा है, हमारे वहां बच्चे की कीमत 50 पैसा। इक्वाडोर में फीड की कीमत 80 रुपया, हमारे वहां 105 रुपया। वहां पर उनको झींगा भी उसी तरह से बिक रहा है। उनका उत्पादन खर्च है इक्वाडोर का 3 से 3.25 डॉलर, और हमारा है 4.25 से 4.5 डॉलर। तो लोग वहीं जाके सस्ता लेंगे। तो इस तरह से अब हमारे जो दिमाग में समस्या है किसानों की, भाई अगले क्रॉप में क्या करें, वेनामी करें या मोनोडॉन करें। तो भाई मैं सब किसानों को अपील कर रहा हूं कि मोनोडॉन बुरा नहीं है, लेकिन अचानक तुम 50,000 टन, 1 लाख टन, 2 लाख टन प्रोड्यूस कर दोगे तो उसको विश्व में लेगा कौन, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। आप 2000 ये साल खाली एसपीएफ मोनोडॉन आया और करीब हमने 35-40 हजार टन झींगा पकाया, 700 रुपए से भाव सीधा 450 रुपए पे हो गया, मार्केट ही टूट गया पूरा। तो जो किसान लोग वेनामी अच्छे से पका रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो किसान लोग वेनामी अच्छे से पका रहे हैं वो वेनामी के साथ ही रहे। और जो किसान लोग के फार्म पे वेनामी बिल्कुल ही नहीं पक रहा है, डालते ही कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो 10% है, 15% फार्मर है, वो वेन मोनोडॉन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। आज भी मेरे पास 7 साइट है, लेकिन जो साइट के ऊपर मुझे अच्छे सर्वाइवल मिल रहे हैं वेनामी के साथ, मैं वेनामी कर रहा हूँ। आपको ताजुब होगा कि इस बार मैंने अभी जो मेरे पौंड के ऊपर 45-50 पौंड मैंने वेनामी स्टॉक करे, और मेरा टारगेट था सिर्फ 12 से 13 ग्राम, यानी 70-80 काउंट। आपको ताजुब होगा 4 महीने 5 महीने पहले जो 70-80 अकाउंट का 200 रुपए कोई दे नहीं रहा था, अभी मुझे 340 रुपए देके फार्म से खरीदे जा रहे हैं। यानी सोचो कितना डिमांड और सप्लाई को हम खुद अपने आप हाथों से बिगाड़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, हमारा एक ही पैटर्न है, फरवरी मार्च अप्रैल में बच्चा डालना, मई जून जुलाई में हार्वेस्ट करना। यानी 9 लाख टन झींगा हम सिर्फ 3 से 3.5 महीने में हार्वेस्टिंग करते हैं, और फिर दोष देते हैं कि रेट नहीं मिल रहा है। भाई साहब, हर महीने
जब 2.5 लाख टन झींगा अवेलेबल हो, 2.5 से 3 लाख टन, तो कौन सा बेवकूफ प्रोसेसर या मार्केट आपको प्राइस देगा? आज मैंने ऑफ सीजन में वेनामी पकाया 100 टन और 100 रुपए किलो का मुझे प्रॉफिट हुआ। वही चीज अगर से मैं मई जून जुलाई में सभी लोग प्रोड्यूस करो, जहां आंध्रा 70-80 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमको सबको नुकसान होगा, एक साथ नुकसान होगा। तो जो समस्या है वो किसानों को सबसे ज्यादा तौर पे समझनी चाहिए। अब रही बात एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। पिछले 5-7 साल से 2015-16 से मैं अकेला एक आवाज उठा रहा हूं कि डोमेस्टिक मार्केट ऑफ श्रिम्प, डोमेस्टिक मार्केट, हमारे देश में डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करो। तो मैं खुद किसान हूं, इसलिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं किसान लोग, मैं उन्हीं को बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, किसान लोग कर रहे हैं। आप सोचो कि भारत सरकार हो, एमपीडा हो, स्टेट फिशरीज हो, इन सभी लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया, तभी तो हम विश्व के नंबर 1 एक्सपोर्टर बने। झींगा भी हम उत्पादन नंबर 1 कर रहे हैं और विश्व में एक्सपोर्ट भी हमारा है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारी एक्सपोर्ट ही हो गई है। जब कोविड के बाद मार्केट डाउन हुआ, या आज वॉर के बाद किसानों को प्राइस नहीं मिल रहा, या हमारे फार्म्स के ऊपर जो फेल्योर हो रहा, आप सोचो 40% फेल्योर भाई साहब, यानी 9 लाख टन के अंदर 9 चौक 36, 3 से 3.5 लाख टन माल हमारा 10, 12, 15 ग्राम के आसपास मर जाता है, जिसको किसानों को भाव ही नहीं मिलता। आप सोचो अगर से हम डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान दें, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और 2016 का नेशनल हेल्थ सर्वे बोलता है कि 75% लोग आज भी देश में, कोई भी जाति जमाती के हो, वो 75% लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो जिस देश के अंदर दूध 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 और टेस्ट ऑफ इंडिया का नारा देके अमूल खड़ा हो गया, जिस देश के अंदर संडे हो या मंडे रोज का अंडे का नारा देके आज हमारा पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ डेवलप हो गई, एग्स इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ डेवलप हो गई, तो आज हम, हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत है कि आज हम श्रिम्प फार्मिंग के लिए एक नारा दें। और बहुत से लोग जो बोलते हैं कि हमारे देश में डोमेस्टिक मार्केट की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है, उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, उस चीज को मैं विश्वास नहीं। हमारे देश में आप नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के आप आंकड़े देखो, तो भाई साहब 15 मिलियन यानी 150 लाख टन इंडियन मेजर कार्प्स मच्छी पकती है और हमारे देश में बिकती है। आंध्रा से अगरतला और केरला से कश्मीर मच्छी 4-4, 5-5 दिन आइस के बर्फ के अंदर जाती। भाई साहब 20 रुपए के अमूल का आइसक्रीम दुनिया के हर कोने में बिकता है। तो भाई हमारे पास कहाँ लॉजिस्टिक या कोल्ड चेन की तकलीफ है? जो मच्छी आइस के अंदर लेयर करके 5 दिन तक जा सकती है, तो वो झींगा नहीं जा सकता। ये सिर्फ है ना माइंड ब्लॉक है। आप में से कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने करीब कोशिश भी करी है एक पौंड को, हाँ, 10-15 ग्राम का करके 50, 60-70 पाउंड का करके लोकल बेचने की कोशिश करी। हम तभी रोते हैं जब हमारा माल मरता है, तभी हमारे खड्डे खोदने चालू करते हैं जब प्यास लगती है। भाई साहब मैं पिछले 7 साल से झींगा लाला झींगा लाला झींगा लाला करके नारे दे रहा हूं। आज मेरे खुद के झींगा लाला आउटलेट से मैं आराम से 100-200 टन झींगा मेरा जो मीडियम लार्ज जम्बो करके बेच रहा हूँ। अभी आप मेरे फार्म पे आके देखिए, 60-70 काउंट का झींगा मैं 340-350 रुपए के भाव में रोज 2 टन बेच रहा हूँ। तो ये मेरा देख के दूसरे किसान नहीं कर सकते? आप पूरे जैसे टेक्निकल एसोसिएशन है जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप सब मिलके हर किसान को बोले कि भाई तेरे पास 5 पौंड है, 10 पौंड है, ऑफ सीजन में 1-1 पौंड के अंदर वेनामी डाल, फिर वहां पर आप लोकल मार्केट क्रिएट करोगे। भाई लोकल मार्केट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीजें सरकार से अपेक्षा करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं, आपकी खुद की खेती अपने को बेचना पड़ेगा। आज पिछले 7 साल से आपको यह ताजुब होगा कि जैसे ही दिसंबर आता, क्रिसमस का मार्केट आता है, न्यू ईयर का मार्केट आता है, मुझे गोवा से फोन आता है, पूरे महाराष्ट्र के मच्छी बेचने वालों का फोन आता है कि डॉक्टर साहब देंगे क्या छोटा माल, डॉक्टर साहब झींगा देंगे क्या छोटा माल। तो आराम से मार्केट डेवलप हो गया। तो आप जिस तरह से यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन है टेक्नीशियनों का, उस तरह से फार्मर क्लब है, आप कोशिश तो करो कि 1-1, 2-2 पौंड आपके डेडिकेट करो ऑफ सीजन में और उसको आप मार्केट में बेचो। उसी तरह से ये डोमेस्टिक मार्केट डेवलप होगा। मैंने अभी प्री बजट में भी ऑनरेबल रूपाला साहब से भी मैंने जाकर रिक्वेस्ट करी, पूरे डिपार्टमेंट के साथ हमारे कई टॉप श्रिम्प एक्वाकल्चर प्रोफेशनल के मेंबरों ने जाकर रिप्रेजेंट करा कि भाई हमारे देश में 20,000 50 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुई, और खुशी की बात है कि इस साल हमारे भारत सरकार ने 6,000 करोड़ का बजट दिया। अब उसके अंदर से सिर्फ 100-200 करोड़ रुपए भी हम किसी बड़े स्टार को, हमारे देश में तो दो ही रिलीजन है भाई, एक तो क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, किसी न किसी को आप
एम्बेसडर बनाओ, सचिन तेंदुलकर को बनाओ। और वो लोग अगर से झींगा 2 प्लेट हाथ में रख के अगर से मार्केटिंग करे तो रातों रात बिक जाएगा। 140 करोड़ में 75% नॉन वेजिटेरियन। भाई साहब, सिर्फ 20,000 परिवार भी साल में 1 किलो खाएगा तो 4 लाख टन झींगा हमारा कंज्यूम हो जाएगा। कितनी बड़ी समस्या का निवारण है। जो किसान आज 10-15 ग्राम का झींगा पका नहीं पा रहे, फेल हो रहे, उनको अगर से 300 सवा 300 रुपए का रेट मिलेगा तो चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी, चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी। तो आखिरी में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि किसान ये राजा है। हम बोलते हैं ना कि हमारे देश में किसान की भूमि राजा है, लेकिन आज उसकी हालत एकदम गरीब फकीर की जैसी हो गई है। श्रिम्प फार्मिंग में फीड कंपनी चल रही है किसानों की वजह से, हैचरी चल रही है फार्मरों की वजह से, प्रोसेसिंग के बड़े बड़े यूनिट चल रहे हैं फार्मरों की वजह से। सोचो, अगर से फार्मर ही फेल हो जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन खराब हो जाएगी। जो जितने भी टेक्नीशियंस है, आज वहां वेलफेयर एसोसिएशन है, भाई हमारे लिए किसान माई बाप है, अन्नदाता है। हम बोल रहे हैं कि वो मजबूत है, पाया है किसान, हमारी वैल्यू चेन का पाया है। तो भाई उसको पैर के नीचे मत रखो, उसको उठा के सर पे रखो, मुकुट रखो। वो जिंदा तो सभी जिंदा। बोलते ना, मैं कई बार मेरे प्रोग्राम में बोला, फार्मर सर्वाइव्स द होल इंडस्ट्री सर्वाइव्स। तो अगर से फार्मर सक्सेस तो हैचरी के भी सीड बिकेगा, फार्मर सक्सेस तो फीड भी बिकेगा, फार्मर सक्सेस तो प्रोसेसर्स को माल भी मिलेगा। तो फार्मर को राजा बनाओ अपने देश में, फार्मर को सबसे बड़ा महत्व दो। फार्मर जिंदा तो पूरा इंडस्ट्री जिंदा। और मैं आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए कि हमारे किसान भाइयों को डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, बौखलाहट मत हो। साल 2 साल जब तक इंटरनेशनल मार्केट करेक्ट नहीं होता, हमको बहुत डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्म्स पे किस तरह से टेक्निक और टेक्निकलिटी को इम्प्रूव करो जिससे आपको बेहतरीन सर्वाइवल मिले। जो किसान को, चाहे वो मोनोडॉन करो, वेनामी करो, 80% के नीचे सर्वाइवल मिलेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। यानी सर्वाइवल्स को बढ़ाने की हर वो कोशिश करो। आपके पास इतने सारे टेक्नीशियंस है, जो सक्सेसफुल टेक्नीशियंस है, जो अच्छे प्रैक्टिकल लोग हैं, उनके साथ बैठो, आपके फार्म की समस्या का निवारण करो, कोशिश करो कि सर्वाइवल बढ़े, तो उसका आपका उत्पादन खर्च कम होगा। और सबसे बड़ी बात, डीलर्स के साथ बैठिए, कैश एंड कैरी में उनके साथ बिजनेस करिए। बहुत सारे डीलर्स है जो आज नुकसान भोग रहे हैं, वो भी फीड कंपनी वालों के साथ बैठ के बात करिए। और जितना भी हो वैल्यू चेन हो, उसका जो बेनिफिट है फिर फार्मर को पहुंचाओ। और फार्मर लोगों को, मैं एक फार्मर को बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, क्रेडिट यानी उधारी के मार्केट का चलन को धीरे धीरे कम करो, वो आपके हित में है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सबको कि विश्वास रखो खुद के ऊपर। आज हमारे बाद भी हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी एक्वाकल्चर में ही कमाएगा, ये हमारी रोजी रोटी है। तो मैं आने वाले अच्छे क्रॉप के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा देता हूँ कि मेरी जो भी बात मैंने करी आपको शायद उससे कुछ लाभ होगा। और मैं माफी चाहता हूँ कि अगर से मेरे बोलने में कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या बहुत मैंने कुछ सीधा सीधा बोल दिया हो, तो किसी को आहत होती हो तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं एक फार्मर हूँ, इसलिए सभी फार्मरों को दिल से बात कर रहा हूँ। और फिर से मैं बोलता हूँ कि फार्मर इज किंग। फार्मर जिंदा तो पूरी इंडस्ट्री जिंदा। आपको आने वाले समय में आपका फार्म में बहुत सक्सेस हो, आपको सुख संपत्ति मिले, ऐसे भगवान भगवान से मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Partha, and thank you, Farmers Technician Association, for inviting me and giving this wonderful chance to talk to my farmers and brothers. Thank you. God bless you all.